हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। मैं चारू अग्रवाल आज आपके सामने लेके आई हूँ एक नई वीडियो जिसमें हम नागमती वियोग खंड के 5वें और 6ठे छंद को देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इससे पहले के जो छंद हैं वो मैंने बना दिए हैं, वीडियो अपलोडेड है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें कि आपको इससे पहले की जो 4 बुक्स हैं वो भी मैंने पढ़ा दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आई बटन पर मैं वीडियो का लिंक लगा दूंगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अपना छंद स्टार्ट करते हैं। देखिए, सावन बरस मेह अति पानी, भगनी परी हो विरह जुगानी, लाग पुनरसु पीऊ न देखा, भई बाउरी कह कंत सरेखा, रक्त के आंसू पर ही भुई टूटी, रेंगी चली जब वीर बहुटी, सखिए रचा पीऊ संग हिंडोला, हरियरी भूमि कुसुम्भी चोला, हिय हिंडोल अस्त डोले मोरा, विरह झुलाई दे झकझोरा, बाट असूज अतः गंभीरी, जीव बाउर भा फिरी भंभीरी, जगजल बूढ़ जहाँ लगी ताकी, मोरी नाव खेवक बिनु थाकी, पर्वत समुद्र अगम बीच, बिहड़ बल बन ढाक, किमी के भंटो कंत तुम्हें, ना मोहक पांख न पांख। संदर्भ देखिए, संदर्भ आपका वही रहेगा, संदर्भ में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियां सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के महाकाव्य पद्मावत से ली गई हैं। इसके संपादक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। ठीक है, प्रसंग देखिए। प्रसंग में कहा गया है, नागमती की वियोग वेदना का वर्णन बारहमासी के रूप में जायसी ने किया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तब भी आप इस तरीके का जो प्रसंग है वो लिख के आ सकते हैं कि नागमती की वियोग वेदना का वर्णन बारहमासी के रूप में जायसी ने किया है। इससे पहले यहाँ पे जो हमारा लास्ट वीडियो में चौथा छंद था ना, वहां से हमारा बारहमासी का वर्णन स्टार्ट हो गया है। अगर किसी ने नहीं देखी है वीडियो तो वो जाके देख लीजिएगा। बारहमासी का वर्णन स्टार्ट हो गया है जो कि आषाढ़ मास से शुरू हुआ है। किससे शुरू होता है? आषाढ़ माह से शुरू किया जाता है बारहमासी का वर्णन। ठीक है, अब यहाँ पे कौन से माह की बात हो रही है? यहाँ पे सावन माह की बात हो रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आप छंद पढ़ेंगे तो छंद की शुरुआत में ही आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से महीने की बात की गई है। ठीक है, तो इस अवतरण में क्या किया गया है? सावन माह की बात की गई है कि सावन मास में वह विघ्नी कौन विघ्नी? नागमती। ठीक है, कि नागमती जैसा अनुभव कर रही है इसका वर्णन मार्मिक ढंग से किया गया है, यानी कि इसके बारे में अच्छे से बताया गया है। तो कवि ने क्या बताया है कि सावन मास में जो नागमती हैं वो कैसा अनुभव कर रही थी। व्याख्या देखिए, नागमती कहती हैं कि अब तो सावन का महीना लग गया है, मेघों से मूसलाधार जल बरस रहा है। सावन के महीने में क्या होता है? बारिश होती है। ठीक है, जिससे खेतों में पानी भर गया है, किंतु मैं इस वर्षा से हरी भरी न होकर विरह से सूखती जा रही हूँ। अब तो पुनर्वसु नक्षत्र भी लग गया है। यहाँ पे कौन से नक्षत्र की बात हो रही है? पुनर्वसु। ध्यान दीजिएगा इस चीजों पे। किंतु मुझे अपने प्रियतम के दर्शन नहीं हुए हैं। मैं वियोग व्यथा में बाबली सी हो रही हूँ और मेरे चतुर प्रियतम ना जाने कहाँ है, जो मेरी व्यथा का अनुमान करके भी वापस नहीं आए। यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं कि नागमती कह रही है कि अब सावन का महीना लग गया है, यानी कि वो अपने प्रियतम से कह रही है कि सावन का महीना लग गया है, अभी तक आप नहीं आए हैं। मेघों से क्या हो रहा है? मूसलाधार वर्षा हो रही है। सावन माह में क्या होता है? मूसलाधार बारिश होती है, जिससे क्या होता है? खेतों में पानी भर जाता है। तब वो कहती हैं कि जिस तरह खेतों में जब पानी भरता है, बीज लगता है, पौधा होता है, तो क्या होता है? खेत हरे भरे होने लगते हैं। सावन के महीने में जो हरियाली है वो छाने लगती है। ठीक है, तो वर्षा ऋतु से जब सावन का महीना आता है ना, तो वर्षा ऋतु में भी क्या होता है? हरियाली छाने लगती है। तो वो कहती है कि यहाँ पे सब जो खेत हैं आसपास है, सब कुछ हरा भरा है, सब कुछ खुशनुमा है, सब कुछ अच्छा है। ठीक है, सभी प्रसन्नता से खुशी से झूल गए हैं, खुश हैं। लेकिन मैं क्या हूँ? विरह से सूखती जा रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। मैं आपसे अलग होने के, आपसे बिछड़ने के दुख में बहुत ज्यादा दुखी हूँ और सूखती जा रही हूँ। अब तो पुनर्वसु नक्षत्र भी लग गया है। क्या कौन सा नक्षत्र लगता है सावन महीने में? पुनर्वसु। ठीक है, इस चीज पे भी ध्यान दीजिएगा।
किंतु मुझे अपने प्रियतम के दर्शन नहीं हुए हैं। मैं वियोग व्यथा में बावली सी हो रही हूँ। यानी कि जो मेरी दुख की अवस्था है, जिस अवस्था में इस समय मैं हूँ, उससे मैं क्या हूँ, बावली हो रही हूँ। यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब मेरी जो मनोस्थिति है वो मेरे हाथ में नहीं है। मेरे चतुर प्रियतम ना जाने कहाँ है। यहाँ पे अपने प्रियतम को वो चतुर कहती हैं कि ना जाने वो कहाँ है, जो मेरी व्यथा का अनुमान करके भी वापस नहीं आए। व्यथा का अनुमान करके कहने का अर्थ उनका यह है कि उन्हें पता है कि मैं उनके बिना दुखी हूँ। ठीक है, वो कहती हैं कि मेरे प्रियतम को, मेरे पति को ये बात पता है कि मैं उनके ना होने से कितनी दुखी हूँ, या मेरी जो व्यथा है या मेरी जो स्थिति है वो कैसी होगी। उसके बाद भी जो मेरे प्रियतम है वो वापस नहीं आए। आगे देखिए, विरह व्यथा के कारण मेरी आंखों से रक्त के आंसू निकलकर पृथ्वी पर टपक रहे हैं, और वे लाल लाल आंसू ऐसे लगते हैं मानो वर्षा काल में वीर बंधुटियां पृथ्वी पर रेंग रही हों। मेरी सभी सखियों ने अपने अपने प्रियतम के साथ झूले सजाए हैं। भूमि हरी भरी हो गई है, चारों ओर हरियाली छाई है। सखियों ने कुसुम्बी रंग के वस्त्र पहने हैं। सखियां तो प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपने प्रियतम के साथ झूल रही हैं। इधर मैं, मेरा हृदय ही प्रियतम के वियोग में झूले की भांति दोलन कर रहा है। विरह उसे झोंके दे देकर झुलाता सा प्रतीत होता है। यहाँ पे क्या कहती है नागमती कि विरह व्यथा के कारण, यानी कि इस समय दुख की जो मेरी अवस्था है उसके कारण मेरी आंखों से निकलने वाले आंसू कैसे हो गए हैं, रक्त के समान निकल रहे हैं। मतलब मेरे आंसू पानी के ना होके रक्त के निकल रहे हैं, और निकल कर क्या हो रहा है, पृथ्वी पर जब वो टपक रहे हैं तो मेरे जो लाल लाल आंसू हैं, यानी रक्त जैसे जो मेरे आंसू हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि वर्षा के महीने में, जैसे कि सावन होता है, वो कौन सा महीना होता है, बारिश का महीना होता है। तो वर्षा काल में बीग बंधुटियां पृथ्वी पर रेंग रही हों। बीग बंधुटियां, यहाँ पे जो बात हो रही है वो जो थोड़े ना कीड़े जो होते हैं वो लाल रंग के, उनकी बात हो रही है। मेरी सभी सखियों ने अपने अपने प्रिय के साथ झूले सजाए हैं। सावन महीना जो होता है, आप सभी को पता होगा, तीज का महीना होता है, और ऐसे में क्या करते हैं, सावन में झूले डालते हैं, है ना। आप लोगों को पता होगा कि ऐसे में झूले डाले जाते हैं और लोग झूला झूलते हैं। तो वो यही कह रही है कि वो सभी जो है अपने प्रियतम के साथ झूला सजाए हुए हैं। भूमि कैसी हो गई है, हरी भरी हो गई है, चारों ओर क्या है, हरियाली छाई हुई है। सखियों ने कुसुम्भी रंग के क्या पहने हैं, वस्त्र पहने हुए हैं। सखियां तो प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपने प्रियतम के साथ झूला झूल रही हैं, यानी कि वो अपनी खुशी को दिखा रही हैं और अपने प्रिय के संग क्या कर रही हैं, झूला झूल रही हैं, यानी कि जो सावन है उसे मना रही हैं। और इधर मैं हूँ कि मेरा हृदय ही प्रियतम के वियोग में झूले की भांति दोलन कर रहा है, यानी कि झूल रहा है। यानी कि मेरा जो मन है वो प्रियतम का दुख मना रहा है, और उसी दुख में मैं इस व्यथा में फंसी हुई हूँ कि मेरे जो प्रियतम है वो मुझे छोड़कर क्यों चले गए हैं। और विरह उसे क्या कर रहा है, यानी कि जो मेरा दुख है वो क्या कर रहा है, उस झूले को झोंके दे देकर झुलाता सा प्रतीत होता है। आगे देखिए, हे प्रिय, चारों ओर घना अंधेरा छाया है, रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, सब वक्त गहरा जल भरा हुआ है, किंतु मेरे प्राण पागल बनकर भंवरी यानी कि कीड़े के समान तुम्हारे ध्यान में डूबकर तुम्हारे ही चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। यहाँ तक, जहाँ तक दृष्टि जाती है सारा संसार पानी में डूबा हुआ दिखाई देता है। मेरी जीवन रूपी नौका तो प्रियतम रूपी केवट के बिना डूबने ही वाली है। अब यहाँ पे क्या कह रही है नागमती, यहाँ पे वह रत्नसेन से कहती हैं कि हे प्रिय, चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ है। घना अंधेरा क्या छाया हुआ है, मतलब जो चारों ओर बादल है, ठीक है, रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है, सभी ओर क्या है, गहरा जल भरा हुआ है, सर्वत्र गहरा जल भरा है, यानी कि सभी ओर गहरा जल भरा हुआ है। जब वर्षा ऋतु में वर्षा बहुत ज्यादा होती है तो क्या होता है, हर जगह पानी भर जाता है, किंतु मेरे प्राण पागल बनकर, मतलब मेरे जो प्राण है वो पागलों की तरह क्या भंभीगी यानी कि कीड़े के समान तुम्हारे ध्यान में डूबकर तुम्हारे ही चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। मतलब मैं पागलों की तरह तुम्हारे ही ध्यान में डूबी हुई हूँ, या तुम्हारे ही बारे में सोचे जा रही हूँ। जहां तक दृष्टि जाती है सारा संसार पानी में डूबा दिखाई देता है, यानी कि वो कहती हैं कि जहां तक मैं देख पा रही हूँ वहां तक सारा संसार जो है वो पानी में डूबा हुआ है, यानी चारों तरफ पानी भरा हुआ है। मेरी जीवन रूपी नौका तो प्रियतम रूपी केवट के बिना डूबने ही वाली है। यानी वो कहती हैं कि
जो मेरी जीवन रूपी नौका है, यानी कि मेरा जो जीवन है वो मेरे प्रियतम के हाथ में है। यदि मेरे प्रियतम नहीं आते हैं तो मेरा ये जो जीवन है ये संकट में आ जाएगा, अर्थात मेरा जो जीवन है वो समाप्त हो जाएगा। हे प्रिय, तुम मुझसे इतनी दूर चले गए हो कि अब मेरे और तुम्हारे बीच अगम्य पर्वत, समुद्र, घने और भीड़ वन है। मैं तुमसे भला कैसे भेंट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पैरों में इतनी शक्ति नहीं जो इन्हें पार करके तुम तक पहुँच सकूं, और ना मेरे पास पंख ही हैं जो उड़कर तुम तक पहुँच जाऊं। तो यहाँ पे जो रानी नागमती है वो रत्नसेन से कहती हैं कि तुम मुझसे इतनी दूर चले गए हो कि अब मेरे और तुम्हारे बीच क्या है, बहुत गहरे पर्वत, समुद्र, घने और भीड़, यानी कि गहरे और घने जो वन है वो है, ठीक है, वो हमारे बीच में आ गए हैं। मैं तुमसे भला कैसे मिल सकती हूँ, क्योंकि मेरे पैरों में इतनी शक्ति ही नहीं जो इन सबको पार करके तुम तक मैं पहुंच सकूं, और ना ही मेरे पास पंख है जिससे कि मैं उड़कर तुम्हारे पास तक पहुंच जाऊं। अब यहाँ पे भाव सौंदर्य देखिए। पहला है भगनी शब्द, जल की मात्रा का सूचक है। यहाँ पे भगनी शब्द का प्रयोग हुआ है छंद में, तो वो क्या है, जल की मात्रा का सूचक है। इतना पानी बरसे कि उसमें धान रोपा जा सके तो कहा जाता है एक भगनी पड़ गई है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये बात कही गई है कि भगनी क्या है, जल की मात्रा का सूचक है, यानी कि जो जमीन है उस पे इतना पानी है कि उसमें धान को रोपा जा सकता है, यानी कि जो चावल है उसे लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है रकत के आंसू पर ही भुई टूटी में फारसी प्रभाव है। देखिए इस वाली लाइन में क्या है, फारसी का प्रभाव बताया गया है, क्योंकि भारतीय परंपरा में वियोग वर्णन में रक्त, मांस, मज्जा, हड्डियों का उल्लेख नहीं किया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको कहीं कहीं फारसी का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं वो एक मुस्लिम कवि हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपनी जो रचना है यानी कि जो पद्मावत है उसमें फारसी भाषा का प्रयोग किया है। अगर हम भारतीय परंपरा को देखें तो आपने भारतीय परंपरा में वियोग श्रृंगार के जो छंद हैं वो पढ़े होंगे। अगर आप सूरदास जी को देखेंगे तो उसमें आप वियोग श्रृंगार के जो छंद हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो वहां पे आपको कहीं पे भी रक्त, मांस, मज्जा, हड्डियों जैसा प्रयोग देखने के लिए नहीं मिलेगा। और यहाँ पे क्या किया गया है, रक्त का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग में देखते हैं क्या कहा गया है कि जो मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं वो रक्त के समान है। ठीक है, उसमें उनसे क्या हो रहा है, रक्त निकल रहा है। तो ये जो लाइन है ये चीज बताती है कि यहाँ पर फारसी भाषा का प्रभाव है। नेक्स्ट देखिए, प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप से किया गया है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चौथे जो छंद है यहाँ पे उससे लेकर यहाँ पे जो आने वाले 12 छंद हैं उनमें क्या किया गया है, प्रकृति का चित्रण किया गया है। तो आपको बार बार प्रकृति का चित्रण देखने के लिए मिलेगा। तो ये लाइन एक कंपल्सरी बना लीजिए कि ये लाइन आपको लिखनी ही लिखनी है। नेक्स्ट देखिए, चिंता, उन्माद, व्याधि नामक काम दशाओं का निरूपण है और अश्रु सात्विक भाव का उल्लेख है। यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है कि जो चिंता है, उन्माद, व्याधि, ये सब क्या है, काम दशाओं का निरूपण है। काम दशाओं का निरूपण यानी कि चिंता, उन्माद और व्याधि जो होता है इससे क्या है, हम सांसारिक मोह में फंस गए हैं। जबकि अश्रु यानी कि आंसू क्या है, सात्विक भाव का उल्लेख कर रहे हैं, यानी कि आंसुओं का गिनना ये बता रहा है कि वो जो अपने नागमती है वो अपने प्रिय से यानी अपने पति से कितना ज्यादा स्नेह करती हैं, और ये स्नेह कैसा है, सात्विक स्नेह है। ठीक है, काव्य सौंदर्य अगर हम देखें तो भाषा वही गएगी, रस वही गएगा, छंद वही गएगा, भाषा शैली वही रहने वाली है। ठीक है, यानी कि अवधि, वियोग श्रृंगार, दोहा, चौपाई और अलंकारिक ये सब सेम रहेगा। ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगी मैं, ये सब सेम रहेगा। और उसके बाद अलंकार देखिए, अलंकार में क्या आ जाएगा आपका, रूपातिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे रूपातिशयोक्ति क्यों आया है, क्योंकि चीजों को बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। उपमा अलंकार है क्योंकि यहाँ पे उपमा की गई है। मानवीकरण अलंकार है, उदाहरण अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है, विशेषोक्ति अलंकार है और विरोधाभास अलंकार है। आपको जितने याद रहते हैं आप उतने लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ जितने अलंकार हैं मैंने सभी के नाम नोट कर दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है भा भादो दूभर अति भारी,
कैसे भगोगे नी अंधियारी। यहाँ पे देखिए भादों के महीने की बात हो रही है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था आषाढ़ का महीना। कौन सा महीना पढ़ा था हमने, आषाढ़। फिर कौन सा पढ़ा, सावन। अब यहाँ पे कौन सा आया है, भादो। ये चीज आप याद रखिएगा, ये क्रम से हैं सारे महीने, ठीक है। तो आषाढ़ से हमने शुरू किया था, पहले आया आषाढ़, फिर आया सावन, फिर आया भादो। भादो दूभर अति भारी, कैसे भरो रेनी अंधियारी। मंदिर सून पीयू अनेत वसा, सेज नागिनी फिरी फिरी डसा। रहो अकेली गहे एक पाटी, नैन पसारी मरो हिय फाटी। चमकी बीजू घन गर्जी तरासा, विरह काल होई जीव गरासा। बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चुबे जस ओरी। धनी सूखी भरी भादो माहा, अबहुई न आही सींचनी नाहा। पूर्वा लाग भूमि जलपुरी, आक जसा जवास भई तस झूरी। धल जल भरे अपूर सब, धरती गगन मिली एक। धरनी जोबन अब गाह मह, बूढ़त पीयू टेक। अब यहाँ पे संदर्भ देखिए, संदर्भ आपका सेम रहने वाला है, संदर्भ में कोई बदलाव नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियां सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के महाकाव्य पद्मावत से ली गई हैं और इसके संपादक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। अब प्रसंग देखिए, भादों का महीना आ गया है, जो विघरणी नागमती के लिए काट पाना अत्यंत दुष्कर हो गया है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि भादों का महीना लग गया है और ऐसे में नागमती जो है वो इस महीने को बिता नहीं पा रही हैं, ठीक है। उनके लिए ये महीना बिताना बहुत ज़्यादा दुष्कर हो गया है और भी ज़्यादा कठिन हो गया है। प्रकृति का उद्दीपन उनके प्राण ले रहा है, यानी कि प्रकृति का जो रूप है, यानी जिस तरीके से प्रकृति पनप रही है, उनके जो सामने खुशियां बरसा रही है, वो क्या है, उसके प्राण ले रहा है। प्रिय अभी तक नहीं लौटा, अतः नागमती को अपने प्राणों की रक्षा कर पाना कठिन लग रहा है। उन्हें ये लग रहा है कि अगर मेरे प्रियतम, मेरे प्रिय, मेरे पति अगर लौटे नहीं तो मेरे प्राण नहीं रह पाएंगे। जायसी ने इस अवतरण में नागमती की इसी विरह व्यथा का जो विरह व्यथित दशा है, यानी कि जो विरह व्यथा है, उसी का चित्रण यहाँ पर किया है, ठीक है। उनके जो दुख है उसे ही यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पे व्याख्या देखिए, अब तो भादों का महीना लग गया है, जिसे काट पाना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि प्रिय के वियोग में अंधेरी रातें कैसे काटूं। मेरा घर सूना है क्योंकि प्रिय अत्यंत दूर जाकर बस गया है। उसके बिना यह सेज मुझे नागिन बनकर डसती हुई सी प्रतीत होती है। मैं सैया पर एक तरफ पाटी पकड़कर अकेली पड़ी रहती हूँ, एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती। आंखें खुली रहकर प्रियतम की प्रतीक्षा करती रहती हैं और मेरा हृदय वेदना से फटने लगा है। यहाँ पे क्या कहते हैं कवि कि जो ये समय है, ये कौन सा समय है, भादों का महीना लग गया है, जिसे काट पाना मेरे लिए क्या है, बहुत ही मुश्किल है। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि जो प्रिय के वियोग में मैं अपनी रातों को कैसे काटूं, यानी कि मैं अपने प्रिय के बिना अपनी रातें जो हैं वो किस तरह से व्यतीत करूं, मैं इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रही हूँ। मेरा जो घर है वो सूना हो चुका है क्योंकि मेरे जो प्रिय हैं, मेरे जो पति हैं, वो क्या है, अत्यंत दूर जाकर, यहाँ पे दूर आएगा, अत्यंत दूर जाकर बस गए हैं। उसके बिना यह सेज मुझे नागिन बनकर डसती हुई सी प्रतीत होती है। यहाँ पे जो सेज है, ठीक है, उसकी तुलना किससे की गई है, नागिन से की गई है। नागिन सी डसती हुई प्रतीत होती है। मैं सैया पर एक तरफ पाटी पकड़कर अकेली पड़ी रहती हूँ। सैया का मतलब भी क्या होता है, सेज, यानी कि बिस्तर, ठीक है। उसमें एक तरफ क्या है, मैं अकेली पड़ी रहती हूँ, एक क्षण के लिए भी मुझे नींद नहीं आती है।
आंखें खुली रहकर प्रियतम की प्रतीक्षा करती रहती हैं, यानी कि मेरी आंखें तक बंद नहीं हो पाती, मेरी आंखें खुली रहती हैं, जो कि क्या है, अपने प्रियतम की प्रतीक्षा करती रहती हैं। और मेरा हृदय वेदना से फटने लगता है। वेदना से फटने लगता है यानी कि मेरे हृदय में इतना ज़्यादा दर्द होता है, इतनी ज़्यादा पीड़ा महसूस होती है कि वो फटने के लिए तैयार हो जाता है। आगे देखिए, इन अंधेरी रातों में बिजली चमककर और बादल गरजकर मुझे त्रास देते हैं तथा विरह काल बनकर मेरे प्राणों को ग्रस्त कर लेता है। यानी कि जो अंधेरी रात है उसमें जब बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, तो मुझे त्रास देते हैं यानी दुख देते हैं। और ये जो विरह काल बनकर, यानी कि जो विरह है, ये जो दुख है, ये काल बनकर मेरे प्राणों को ग्रस्त कर लेता है, यानी कि मुझे खाने के लिए दौड़ता है, यानी या मुझे खत्म कर रहा है। मघा नक्षत्र के बादल पवन के झोंकों के साथ बरस रही हैं। यहाँ पे कौन से नक्षत्र की बात है? मघा नक्षत्र की बात हो रही है। इसमें क्या है, जो बादल है पवन के साथ, यानी कि जो बादलों के साथ क्या हो रहा है, हवा भी चल रही है। ठीक है, हवा के साथ बादल जो है वो बरस रहे हैं तथा विरह की अधिकता के कारण मेरे नेत्रों से आंसू इस तरह टपक रहे हैं जैसे वर्षा काल में छप्पर की औलाती टपकती है। यानी कि जो छप्पर पे से जब पानी गिरता है ना, टप 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 टप, आपने देखा होगा छप्पर, तो उसी की बात हो रही है कि विरह की अधिकता जो है मेरे नेत्रों से इस तरह से बह रही है कि मेरे जो आंसू हैं वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा आंसू बह रहे हैं। मेरी जो व्यथा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। कैसा आश्चर्य है कि यह स्त्री भरे भादों में सूख रही है, जबकि सब हरे भरे होते जाते हैं तथा पृथ्वी जल से पूर्णतः भर गई है, पर मैं आग और जवासे की भांति जल रही हूँ। वर्षा ऋतु में केवल आग और जवासा ही सूख जाते हैं, बाकी सभी पौधे हरे भरे हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि जो नागमती हैं वो कहती हैं कि ये कैसे आश्चर्य की बात है कि भादों के महीने में, जबकि सब कुछ हरा भरा होता है, सब कुछ अच्छा होता है, सावन भादों में सब कुछ अच्छा होता है, बारिश होती है, सब कुछ हरा भरा होता है, जो नई कोपल आने लगती हैं पौधों पे, नई खेती शुरू होती है, तो ऐसे में भी ये जो स्त्री है यानी जो नागमती है वो किस तरह सूखी नजर आ रही है, वो कैसे सूखती जा रही है, दुबली होती जा रही है। साथ ही पृथ्वी क्या है, जल से भर चुकी है, लेकिन नागमती की व्यथा कैसी है, आग और जवासे की भांति है, आग और जवासे की भांति सूख रही है। ठीक है, आग और जवासा क्या है, ये पौधे हैं, ये क्या है, जो सूख जाते हैं। ठीक है, भादों के महीने में ये सूख जाते हैं, तो वो कह रही है कि मैं उसी की तरह सूख गई हूँ। ठीक है, और क्या है कि बाकी जो पौधे हैं वो हरे भरे हो गए हैं, और जो सूखे पौधे होते हैं वो किस काम आते हैं, जलाने के काम आते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि मैं आग और जवासे की भांति जल रही हूँ। सारी पृथ्वी एवं नदियां, सरोवर आदि जल से पूरी तरह भर गए हैं, पृथ्वी और आकाश मिलकर एक हो गए हैं, किंतु हे प्रियतम, मैं यौवन के अथाह जल में डूबती जा रही हूँ। तुम आकर इस डूबती हुई को सहारा दो, तभी मैं बच पाऊंगी। तो यहाँ कवि कहते हैं कि सारी पृथ्वी और नदियां, यानी कि पूरी पृथ्वी है और नदियां हैं, सरोवर हैं, सब कुछ है, वो सब क्या है, जल से पूरी तरह भर चुका है। पृथ्वी और आकाश भी क्या है, मिलकर एक हो गए हैं, किंतु हे प्रियतम, मैं यौवन के अथाह जल में डूबती जा रही हूँ, यानी कि मैं यौवन में डूबती जा रही हूँ, तुम ही आकर मुझ डूबती को बचा सकते हो। इसके बाद देखिए भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य में यहाँ पर बस एक ही है कि प्रकृति का चित्रण किया गया है। ठीक है, प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप से किया गया है, या आप कह सकते हैं कि प्रकृति चित्रण यहाँ पर किया गया है। ठीक है, भाव अब काव्य सौंदर्य देखिए। काव्य सौंदर्य में भाषा वही रहेगी, रस वही है, छंद वही है, भाषा शैली वही है। अलंकार यहाँ पे देखिए रूपक है, मानवीकरण है, उदाहरण है और विरोधाभास है। ये 4 अलंकार यहाँ पे प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पर आपकी जो वीडियो है वो कंप्लीट होती है। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इससे पहले की जो वीडियोस हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। ठीक है, तो जाके वो देख लीजिएगा। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।